Today we are going to discuss scientific achievement of ancient India. रिलीजियन, फिलोसॉफी, लिटरेचर के साथ साथ एंशंट इंडियंस का मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मेडिसिन, आयुर्वेद, योग आदि फील्ड में भी इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम वन बाय वन सभी फील्ड्स के साइंटिस्ट और उनके अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से। आज के टाइम में लोग यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि मॉडर्न डे मैथमेटिक्स के बहुत सारे थ्योरम और कॉन्सेप्ट एंशंट इंडियन मैथमेटिक्स को पता थे, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एडवर्टाइजमेंट में कमी होने के कारण, या फिर यूं कहें कि नॉलेज के स्प्रेड में कमी होने के कारण उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो स्थान नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करते थे और जो उनके वेस्टर्न काउंटर पार्ट को मिला। तो आज हम एंशिएंट मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बोधयान की। बोधयान ने कई कॉन्सेप्ट और थ्योरम दिए जिन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड ने बाद में रीडिस्कवर किया। जैसे बोधयान ने सबसे पहले पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, जिससे किसी भी सर्कल के एरिया को कैलकुलेट किया जा सकता था। उनकी किताब सुल्व सूत्र में पाइथागोरस थ्योरम जैसे इक्वेशन हमें पाइथागोरस से पहले देखने को मिलता है। अगले साइंटिस्ट हैं आर्यभट्ट। नाम तो सुना होगा। बोधायन की तरह आर्यभट्ट ने भी इंडिपेंडेंटली पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी। उनके अकॉर्डिंग पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1416 थी। आर्यभट्ट 5th सेंचुरी एडी के महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और फिजिसिस्ट थे। 23 साल की एज में उन्होंने आर्यभट्टी नाम की किताब लिख डाली थी, जो उनके समय की मैथमेटिक्स की कंप्लीट समरी थी। इसमें डेसिमल सिस्टम, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी पर बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आर्यभट्ट ने सबसे नोटेबल जीरो का आविष्कार किया था। इसके कारण उन्हें अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस निकालने में काफ़ी मदद मिली थी। स्पेस साइंस में आर्यभट्ट ने हमारे सोलार सिस्टम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दिए थे, जो बाद में चलकर सच साबित हुए थे। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने बताया था कि अर्थ इमूवेबल नहीं है, बल्कि अपने एक्सिस पर रोटेट करती हुई एक स्फेरिकल बॉडी है। उन्होंने हीलियोसेंट्रिसिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग सभी प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं, और इसके अलावा उन्होंने सोलार और लूनार एक्लिप्स का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया था, जिसके बाद लोगों को यह पता चला था कि एक्लिप्स राहु केतु या किसी राक्षस का काम नहीं होता। उनके इन्हीं महान कंट्रीब्यूशन के लिए 1975 में लॉन्च हुए भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट के बाद 7th सेंचुरी एडी में जन्मे ब्रह्मगुप्त ने मैथमेटिक्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। ब्रह्मगुप्त के मल्टीप्लिकेशन मेथड आज के मल्टीप्लिकेशन मेथड के काफ़ी सिमिलर हैं। उन्होंने मैथ्स में जीरो से रिलेटेड ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किए थे, और साथ ही उन्होंने ब्रह्म स्फुटा सिद्धांतिका नामक किताब भी लिखी थी, जिससे अरब्स को इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में पता चला था। इस किताब में कई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी मेंशन थे, जिनका यूज उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स रीडिंग लेने के लिए किया करते थे। ब्रह्मगुप्त से 500 साल बाद 12th सेंचुरी एडी में जन्मे भास्कराचार्य उस समय के लीडिंग मैथमेटिशियन थे। उनका जन्म कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम से एक फेमस बुक भी लिखी थी, जिसके 4 सेक्शन थे। लीलावती यानी कि अर्थमेटिक, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, गोलाध्याय यानी कि स्पेयर्स, और ग्रह गणित यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। 19th सेंचुरी में जेम्स टेलर ने लीलावती सेक्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जिससे दुनिया को भास्कराचार्य के ब्रिलियंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। उन्होंने एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए साइक्लिक मेथड को इजाद किया था, जिसे यूरोपियंस ने आगे चलकर इनवर्स साइक्लिक मेथड के रूप में पॉपुलर किया। इसके अलावा जैन गुरुओं ने भी मैथमेटिक्स की फील्ड में अपना योगदान दिया। महावीराचार्य उन्हीं में से एक हैं। महावीराचार्य ने 850 एडी में गणित सार संग्रह लिखा था, जो आज के एल्जेब्रिक टेक्स्ट बुक से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्होंने जॉन नेपियर के एलसीएम निकालने के मेथड से बहुत पहले ही एलसीएम निकालने के मेथड को इजाद कर लिया था। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के अलावा एंशिएंट इंडियंस ने साइंस की फील्ड में भी अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। साइंस की बात करें तो सबसे पहला नाम 6th सेंचुरी बीसी में जन्मे महर्षि कनाद का आता है। कनाद वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से ताल्लुक रखते थे, और उनका असली नाम औलुक्य था, लेकिन बचपन से ही कण यानी कि माइन्यूट पार्टिकल में इंटरेस्ट होने के कारण उनका नाम कणाद पड़ गया। एंड सरप्राइजिंगली डाल्टन से 2600 साल पहले ही उन्होंने
एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के काफ़ी करीब थी। कनाद के बाद वराहमिहिर एंशिएंट इंडिया के दूसरे वेल नोन साइंटिस्ट थे। वराहमिहिर ने हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत बढ़िया काम किया था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे 6 जानवरों और 30 पौधों के नाम बताए थे जिनसे ग्राउंड वाटर के बारे में पता लगाया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्म संहिता नामक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अर्थक्वेक प्रेडिक्शन पर एक पूरा चैप्टर लिखा था। इसके अलावा उन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम की एक और किताब भी लिखी थी, जिसमें 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स को डिस्क्राइब किया गया था। केमिस्ट्री की फील्ड में भी एंशिएंट इंडिया बहुत आगे था, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नागार्जुना का। 10th सेंचुरी एडी में जन्मे नागार्जुन ने केमिस्ट्री और मेटलर्जी में कमाल का काम किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के रिसर्च में लगा दिया था, जिसे एल्केमी भी कहा जाता है। हालांकि वो इसमें पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाए, पर उन्होंने इस प्रोसेस में एक गोल्ड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, जो आज भी इमिटेशन ज्वेलरी बनाने में यूज की जाती है। रस रत्नाकरा नाम की किताब में उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर जैसे मेटल के एक्सट्रैक्शन मेथड पर बहुत डिटेल में लिखा था। इसके अलावा मेटलर्जी में एंशिएंट इंडिया की प्रोग्रेस का पता आप गुप्ता एज में बने दिल्ली आयरन पिलर से भी लगा सकते हैं, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। एंशिएंट इंडिया में मेडिकल साइंस भी बाकी साइंसेस से किसी भी मामले में पीछे नहीं था। मेडिकल साइंस में 2 इम्पोर्टेंट डिविजन्स होते हैं, मेडिसिन और सर्जरी, और एंशिएंट इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी दोनों ही तरीकों से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता था। आयुर्वेदिक मेडिसिन में ऋषि आत्रेय और चरक का नाम सबसे पहले आता है। आत्रेय ऋषि द्वारा लिखी गई आत्रेय संहिता दुनिया की ओल्डेस्ट बुक में से एक है, और चरक भी आयुर्वेद के पायनियर डॉक्टर थे। वे महाराज कनिष्क के राजवेद थे, यानी कि रॉयल डॉक्टर हुआ करते थे। काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, जिसमें विभिन्न बीमारियों की रूट कॉज और ट्रीटमेंट दोनों पर डिटेल डिस्कशन किया गया था, जो आज भी रिलेवेंट है। मेडिकल साइंस के दूसरे डिवीजन यानी कि सर्जरी की फील्ड में सुश्रुत का हाथ पूरे एंशिएंट इंडिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। प्लास्टिक सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट सर्जरी यानी ऑप्थेल्मिक सर्जरी के लिए सुश्रुत आज भी याद किए जाते हैं। उस समय नाक या कान काट देना एक कॉमन पनिशमेंट हुआ करती थी। ऐसे में सुश्रुत द्वारा की गई सर्जरी से लोगों को एक नई पहचान मिली थी, या फिर यूँ कहें कि एक नई जिंदगी मिली थी। सुश्रुत संहिता नाम की किताब में उन्होंने 1000 से ज़्यादा बीमारियों और 760 मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी बताया था। ये प्लांट्स आज आपको कई घरेलू नुस्खों में मिल जाएंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि सारी बीमारियां आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी से ही ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ बीमारियां आपकी खराब लाइफस्टाइल के कारण भी हो जाती है, जो कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक होने के कारण ही ठीक होगी। एंशिएंट इंडिया ने ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए ही योग का इजाद किया। योग हीलिंग विदाउट मेडिसिन पर फोकस करता है। पतंजलि के योग सूत्र के अकॉर्डिंग इसमें फिजिकल एक्सरसाइज यानी आसन, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम के कॉम्बिनेशन से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस अचीव किया जा सकता है। योग शब्द संस्कृत वर्ड युज से आया है, जिसका मतलब टू यूनाइट होता है। योगिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग योग करने से इंडिविजुअल और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं, जिससे माइंड और बॉडी, ह्यूमन और नेचर में परफेक्ट हार्मनी इस्टेब्लिश होता है। योग के इन बेनिफिट्स को न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया ने समझा, और इसीलिए 2015 से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के रिच एंड ग्लोरियस पास्ट के लिए ग्लोबल लेवल पर इससे अच्छी और बेहतर पहचान और क्या हो सकती है। जैसा कि हमने देखा, एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक डेवलपमेंट की लिहाज से एक गोल्डन एज था। इंडिया में डेवलप्ड कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अरब द्वारा यूरोप तक पहुंचाए गए थे, और ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया आने के बाद लीलावती जैसे बुक्स रीडिस्कवर की थी। एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए आज भी इंडियन साइंटिस्ट ग्लोबल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अपना योगदान देते हैं। इसका सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण है साल 2000 आने से पहले Y2K कंप्लाइंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स का बनना। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत की थी और पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम और एयर ट्रैवल को क्रैश होने से बचाया था।